औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर नंबर 14 हम स्टडी कर रहे थे और जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट वो मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसी के साथ एक लॉ और रिलेट हो जाएगा तो वो इसका हिस्सा होता है लेंज़ेस लॉ। आज हम ये स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स बताने से पहले आपको मैं रिकॉल करता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर स्टूडेंट आपको याद हो, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टडी किया है, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, बस यहाँ पर जो फील्ड है वो कौन सी है, मैग्नेटिक, और वहाँ पर जो फील्ड थी वो कौन सी थी, इलेक्ट्रिक। अब स्टूडेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स हम देख लेते हैं पहले। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस is the number of magnetic lines of forces passing normally through that surface। स्टूडेंट याद करें, फ्लक्स क्या होता है, लाइन का पास होना। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इलेक्ट्रिक लाइंस, और मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मैग्नेटिक लाइंस। तो यहाँ मैग्नेटिक लाइंस का पास होना नॉर्मली भी समझाया था, एरिया कैसे रखा हो, नॉर्मल रखा हो फील्ड में, मतलब कुछ इस तरह। और इसके साथ जब ठीक है इसकी मैग्नेटिक लाइंस इसको कट करेंगी तो सरफेस का और इसका एरिया एंगल कितना बन रहा हो, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता हो, इस तरह कुछ हो, मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो जब इसको ये कट करे। इट कैन ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया। ये स्टूडेंट किससे की गई है डेफिनेशन, फॉर्मूले से, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस एंड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू दैट सरफेस। इसको हम आगे समझ लेंगे, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, देखते हैं क्या है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच passes थ्रू अ गिवन एरिया। इट इज यूजफुल टूल फॉर helping describe the effect of the magnetic force on something occupying a given area। बोले ये टूल है कि फोर्स कितनी लग रही है, और बिल्कुल ऐसे ही है स्टूडेंट जैसे हमने स्टडी किया था। अगर आपको याद हो कि जैसे हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू F ओवर Q नॉट। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्या बताती है ये हमें, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बताता है कि फोर्स कितनी लगेगी किसी एरिया पर। इफ वी यूज द फील्ड लाइंस, अगर हम क्या यूज करें, फील्ड लाइंस यूज करें, पिक्चर ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, देन एवरी फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द गिवन एरिया कंट्रीब्यूट सम मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब अगर फील्ड लाइन आपको पता है स्टूडेंट, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस थी इसी तरह मैग्नेटिक लाइंस होंगी, तो यही क्या जनरेट करेंगी, हर फील्ड लाइन जो है वो जनरेट करेगी किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को। द एंगल एट विच द फील्ड लाइन इंटरसेक्ट द एरिया इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मतलब ये बताना चाह रहे हैं, जैसे याद कीजिए हमने फ्लक्स का फॉर्मूला कुछ ऐसे पढ़ा था स्टूडेंट, ई डेल्टा ए कॉस थीटा। मतलब ये बता रहे हैं कि फील्ड लाइन, क्योंकि ये फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है फील्ड लाइंस पर, ये इंपॉर्टेंट है, एरिया इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों के दरमियान क्या इंपॉर्टेंट है, एंगल इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इस तरह जैसे रेड में आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये वाली जो एरोज हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो कर रहे हैं। ये कोई सरफेस का एरिया है, ठीक है, और इसको ये क्या कर रही है, कट कर रही है लाइंस। जब ये लाइन इसको कट करेगी स्टूडेंट, तो ये कट करना ही क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। फॉर्मूला देखते हैं। वी चूज अ सिंपल फ्लैट सरफेस with area A is R test area, and there is an angle between theta between the normal to the surface and a magnetic field vector magnitude B, then the magnetic flux क्या होगा स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे B A cos थीटा। और से देखिए यहाँ पर हम M का इजाफा कर देते हैं क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। यहाँ पर जब फील्ड थी हमारे पास इलेक्ट्रिक तो E यूज करा, अब फील्ड मैग्नेटिक है तो क्या यूज करा, B यूज करा। सिमिलर केस है स्टूडेंट, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। स्टूडेंट इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं फील्ड वेक्टर के, ठीक है, डिपेंड करता है कि एरिया में ये कैसे इंटर हो रही है।
मैं इसको अभी समझा देता हूँ आपको। जैसे इन्होंने कहा, पहले पढ़ लेते हैं, फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एट अ ग्लेंसिंग एंगल will only contribute a small component of the field to the magnetic flux. When calculating the magnetic flux, जब हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को, we include only the component of magnetic field vector which is normal to our test area. बोल रहे हैं वो रखेंगे जो टेस्ट एरिया से क्या हो, नॉर्मल हो, वो कंपोनेंट लेंगे हम। ठीक, तो अभी मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे आप सपोज करें कि आपके पास ये एरिया है, ठीक है स्टूडेंट, और इस एरिया से फील्ड लाइन ऐसे एंटर हो गई, और ये इसके ऊपर नॉर्मल है, ये बी है स्टूडेंट, और ये डेल्टा ए है। एरिया टू नॉर्मल ये समझाया था मैंने आपको। एंगल कितना बन रहा है, थीटा। बोले जब फ्लक्स मालूम करेंगे तो इस बी का वो कंपोनेंट लेंगे जो ए से पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी मैक्सिमम या फॉर्मूला बनाने की। जैसे अगर बी के कंपोनेंट बनाए जाएं स्टूडेंट, तो दो कंपोनेंट होंगे बी के। थीटा के बराबर वाला एडजेसेंट होगा बी कॉस थीटा, और थीटा के अपोजिट होगा बी साइन थीटा। अब स्टूडेंट हमें ये देखना है कि कंपोनेंट वो लेना है जो एरिया के साथ पैरेलल हो, ठीक है। तो एरिया के साथ पैरेलल कौन सा है, बी कॉस थीटा। तो फिर हमारे पास स्टूडेंट जो फ्लक्स का फॉर्मूला जनरेट होता है वो क्या होता है, बी मल्टीप्लाई बी कॉस थीटा मल्टीप्लाई डेल्टा ए, या बी ए कॉस थीटा बोल सकते हैं आप इसको, बी डेल्टा ए कॉस थीटा। मतलब ये बिल्कुल वही है बात जो हमने इससे पहले पढ़ी है, ठीक, इस तरह। अगर आप इसको स्टूडेंट गौर से देखें तो अगर ये फील्ड लाइन है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा बी कॉस थीटा और एक होगा बी, ये वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा एडजेसेंट कहलाएगा, ये सामने वाला क्या कहलाएगा, बी साइन थीटा कहलाएगा। तो फिर ये जैसे अभी दिखाया गया इधर, तो हम वो वाली डायरेक्शन लेते हैं। जैसे इसने इसको ऐसे कट करा तो नॉर्मल टू एरिया ऐसे होगा, तो हम लेंगे एरिया के नॉर्मल वाली। इसके जब दो कंपोनेंट बनेंगे स्टूडेंट, बी के कंपोनेंट जब बनाएंगे, तो ये वाला बी का कंपोनेंट क्या कहलाएगा फिर हमारे पास, जब हम बी के कंपोनेंट बनाएंगे तो ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा स्टूडेंट बी कॉस थीटा, ठीक। या इसके कंपोनेंट ऐसे बना सकते हैं। तो कई तरीके हो सकते हैं, ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पढ़ाया था। अगर हम ऐसे बनाएंगे तो देखिए ये वाला कंपोनेंट होगा बी कॉस, और गौर से देखेंगे अगर आप, तो ये वाला कंपोनेंट बी कॉस है, और ये पैरेलल है नॉर्मल एरिया के। अगर इसका नॉर्मल बनाए एरिया का तो ऐसे होगा, ठीक है। तो वही फॉर्मूला जनरेट होगा जो मैंने यहाँ समझाया आपको, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस, अब ये भी मैंने पढ़ाई थी स्टूडेंट। अगर हम सरफेस को मूव करें तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है। तो कहा जा रहा है इन द केस दैट द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड देन द एंगल इज जीरो। अगर सरफेस परपेंडिकुलर होगी, एंगल जीरो होगा, फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये फिगर में ऐसे दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। ये कंडीशन भी स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 12 में, मैग्नेटिक फ्लक्स इज पॉजिटिव। क्योंकि आप मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट ये वो सारे वो एंगल दिए हैं जहां पर कॉस की वैल्यू क्या होती है, जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। अगर क्वाड्रेंट के सेंस से समझें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको ऐसे याद रखा करें, ए ऑल होता है, ऑल मतलब सब पॉजिटिव, इधर एस, इधर टी और इधर सी। इसको ऐसे याद रखा करें, स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव, लेकिन सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड में टेन और फोर्थ में कॉस। तो इन्हीं के रिस्पेक्ट से ये एंगल बताएं कि मैग्नेटिक फ्लक्स कौन से एंगल पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे फ्लक्स का फॉर्मूला ये है बी डेल्टा ए कॉस थीटा, तो कॉस के फंक्शन से देखना है स्टूडेंट। अगर यहाँ देखें एंगल बोल रहे हैं इक्वल एंड ग्रेटर देन, ठीक है, 90 डिग्री होगा, तो लेस देन 90, मतलब कहा जा रहा है थीटा ग्रेटर इक्वल 0, लेस देन 90 होगा तो पॉजिटिव होगा। इसी तरह इन्होंने कहा ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। स्टूडेंट गौर से देखें, ये वाला एंगल ग्रेटर देन 270 लेस देन इक्वल टू 360 फोर्थ में आएगा, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा या आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो इधर पॉजिटिव होता है कॉस, देखें फर्स्ट और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है। जीरो कहाँ कहाँ होगा, 90 पे 270 पे एग्जैक्ट जीरो होगा। नेगेटिव कहाँ होगा स्टूडेंट, इधर नेगेटिव होगा। ये लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। ये पूरा एंगल सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो यहाँ फ्लक्स क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है, नेगेटिव होगा। मैक्सिमम कब होगा स्टूडेंट, जब 0 डिग्री एंगल होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है एरिया का नॉर्मल भी उसी डायरेक्शन में हो, ये ए डेल्टा ए, तो सारी की सारी फील्ड लाइन इसको कट करती हुई जाएंगी। ये हमने पहले भी पढ़ा है स्टूडेंट, बस ये मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में आ रहा है। इस तरह कुछ एंगल दिखाएं जैसे, तो इस तरह डायग्राम में कुछ एंगल दिखाएं स्टूडेंट्स कि जैसे 90 पर फ्लक्स 0 हो गया, 45 पे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे, और जब एंगल 0 था तो मैक्सिमम हो गया ये। तो ये वही कंडीशन है मैक्सिमम मिनिमम नेगेटिव वगैरह की जो हमने फ्लक्स में पढ़ी थी। हाउ डू वी मेजर मैग्नेटिक फ्लक्स, तो कैसे मेजर कर सकते हैं, यूनिट होती है इसकी, ठीक है। विल्हेम वेबर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेलीग्राफ भी डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, तो उनके नाम पे WB सिंबल रखी गई है, ठीक है। Because the magnetic flux is just a way of expressing the magnetic field in given area, it can be measured with a magnetometer in the same way as the magnetic field. तो बोल रहे हैं इसको मैग्नेटोमीटर से हम जैसे मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करते हैं उसी के थ्योरम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स लिंक्ड टू द कॉइल। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये यूं कह लें, ठीक है, फ्लक्स लिंक्ड टू द कॉइल। फ्लक्स जो कॉइल से क्या करेगा, लिंक करेगा स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज relative to the position of the coil and the magnet due to the magnetic field lines of force cutting at different angle at the same cross sectional area of the coil। ये मैं समझाता हूँ आपको स्टूडेंट, जैसे सपोज कीजिए ये कॉइल है, ये कॉइल है आपके पास, अगर आप इसके करीब में, ठीक है ना, एक बार मैग्नेट रख दें जैसे ये दिखाया, तो इसकी मैग्नेटिक लाइन यहाँ से पास होके इससे लिंक कर जाएंगी, लिंक मतलब जुड़ जाएंगी या इसमें से पास हो जाएंगी। अब इससे होता क्या है, ठीक है, ये फ्राइडे ने एक्सपेरिमेंट किया था स्टूडेंट। दरअसल इसका जो बेस है वो क्या है, ठीक है, जब ऑरेस्टेड ने ये पता लगा लिया कि दरअसल जब किसी वायर में से करंट पास होता है तो उसके अराउंड में क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने इससे रिलेटेड बियोट-सवेर लॉ भी पढ़े, इसको लिखते हैं बायोट-सवेर्ट है।
और हमने क्या पढ़ा, एम्पेयर लॉ भी पढ़ा इससे रिलेटेड। अब कुछ साइंटिस्ट थे वो इसका कन्वर्स सोचने लग गए स्टूडेंट। कन्वर्स मतलब जब करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, ठीक है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या पैदा करेगी, करंट पैदा करेगी। तो जो साइंटिस्ट थे इसका कन्वर्स सोचने लग गए स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे करंट करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड पजेस करता है, मतलब जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है अपने अराउंड में क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो साइंटिस्ट ये सोचने लगे स्टूडेंट के अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को रखा जाए तो करंट पैदा हो जाएगा। उसी की कड़ी ये फ्राडे एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि फ्राडे ने क्या काम किया था। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, तकरीबन 10 साल तक बोलते हैं 1D के ये एक्सपेरिमेंट होते गए, लेकिन ठीक है इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो फिर रिजल्ट प्रोड्यूस कैसे हुआ, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट जो नाम सुने जाते हैं वो एक फ्राडे है और एक हेनरी हैं, जोसेफ हेनरी, ठीक है, और ये माइकल फ्राडे ये, लेकिन इनकी रिसर्च पहले पब्लिश हुई थी तो इसलिए इनके नाम से ये लॉ भी मशहूर हैं, तो इनके हम लॉ भी पढ़ेंगे। पहले इनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जैसे ये इनका एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। जैसे क्वाइल है स्टूडेंट, अगर आप देखें मैं आपको इसको दिखाता हूँ, ये क्वाइल है, यहाँ पर भी क्वाइल है, ठीक है। इसका नॉर्थ पोल है, बार मैग्नेट का साउथ पोल है। इसी तरह यहाँ पे हमने पोल्स को क्या करा है, ठीक है, रिवर्स कर दिया। अब अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट, अगर मैं इस क्वाइल को, ठीक है, यहाँ रखूं, सिर्फ रख के छोड़ दूं क्वाइल को और मैग्नेट को, तो कुछ भी नहीं होता, ठीक। तो फिर करंट कैसे पैदा होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड करंट कैसे पैदा करती है। 10 साल तक तो यही करा कि स्ट्रॉन्ग और वीक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्वाइल्स को रख दिया गया। लेकिन अगर आप इस मैग्नेट को यहाँ या क्वाइल को मूव करवा दो टूवर्ड्स और अवे, तो जैसे ही मूव करवाते हैं तो इन क्वाइल्स के अंदर क्या पैदा हो जाता है, ठीक है, करंट पैदा हो जाता है। और ये जो पता कैसे लगता है, ये जो गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, जी जो लिखा हुआ है, नेक्स्ट चैप्टर में हमारा टॉपिक होंगे, ये गैल्वानोमीटर की निडल सेंस करती है दरअसल करंट को, तो इसकी निडल डिफ्लेक्ट करने लग जाती है। तो ये मुख्तसर सा फ्राडे लॉ था। मतलब फ्राडे ने क्या करा, क्वाइल या मैग्नेट में से किसी को एक दूसरे के करीब क्या करवा दिया, मूव। होता कैसे वो मैं आगे समझाऊंगा डिटेल में। तो क्या पैदा हो गया स्टूडेंट, करंट। अब स्टूडेंट करंट जो पैदा हुआ ये कैसे हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जर्वेशन ये हुई कि द रिलेटिव मोशन बिटवीन द क्वाइल एंड द मैग्नेट। अब रिलेटिव मैंने ये कहा कि क्वाइल को या मैग्नेट को मूव करवा दें, ठीक है। तो ऑब्जर्व हमने ये करना है कि रिलेटिव मोशन हुई है। द इंड्यूस पोलरिटीज ऑफ मैग्नेटिज्म इन द क्वाइल। तो जो क्वाइल के अंदर पोलरिटी पैदा हो गई, क्योंकि करंट पैदा होगा तो करंट भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो क्वाइल के अंदर पोलरिटी पैदा हो गई। द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर एंड हेंस द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वानोमीटर। तो गैल्वानोमीटर से करंट पास हो गया, ये भी बताया मैंने आपको, और जिससे डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन मतलब उसकी सुई या निडल जो हिलने लग गई। दैट द इंड्यूस करंट, जिसको हमने ईएमएफ कहा है स्टूडेंट, क्लियर करेंगे अभी इसको, इज अवेलेबल ओनली एज लॉन्ग एज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द क्वाइल एंड द मैग्नेट। मतलब बोल रहे हैं जब मैग्नेट या क्वाइल को मूव करेंगे तो ये ईएमएफ होगी, अदरवाइज ये ईएमएफ नहीं होगी, ये खत्म हो जाएगी। फिर बोले नोट करें, क्वाइल कैन बी मूव्ड बाय फिक्सिंग द मैग्नेट। क्वाइल मूव की जा सकती है अगर आप मैग्नेट को फिक्स रखें, क्वाइल को मूव कर दें। बोथ द क्वाइल एंड द मैग्नेट कैन बी मूव्ड, दोनों मूव किए जा सकते हैं टुवर्ड्स ईच अदर और अवे फ्रॉम ईच अदर। या तो दोनों एक दूसरे के करीब लाए जाएंगे या दूर ले जाए जाएं। दैट इज देयर मस्ट बी रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम। मतलब बोल रहे हैं कि कोई रिलेटिव मोशन हो इनके दरमियान, ठीक है, एक दूसरे के लिहाज से ये मूव कर रहे हो। Magnetic flux linked with the coil change relative to the position of the coil and magnet। बोले मैग्नेटिक फ्लक्स जो पैदा होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, with the coil current and hence the direction is large if the relative velocity between the coil and magnet, relative velocity between the coil and magnet
and hence the rate of change of flux across the coil is more। मतलब करंट पैदा हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है, दो वजूहात की बिना पर, कि वेलोसिटी ज़्यादा हो और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा हो कॉइल के दरमियान। स्टूडेंट ये सारी बातें अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, किस टॉपिक में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है स्टूडेंट? दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म लिंक करता है, और ये हमें पढ़ते हुए आ रहे हैं, लिंक करता है स्टूडेंट। जैसे एक कंडक्टर से अगर आप करंट को फ्लो करवा दें, ठीक है, एक कंडक्टर से आप क्या फ्लो करवाएं, ठीक है, करंट आई फ्लो करवाएं, तो उसके अराउंड में क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, ठीक है। और इसी तरह जो अभी हमने पढ़ा कि एक कॉइल है, अगर कॉइल के अंदर से आप मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करवा दें तो करंट पैदा हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं स्टूडेंट? रिलेट करते हैं। इसी को हम कहाँ पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इसको शॉर्ट में हम EMI भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड। स्टूडेंट ये EMF है जो हमने 13 चैप्टर में पढ़ा था, बोल रहे हैं ये वो प्रोसेस है जिससे क्या पैदा की जाती है? EMF, या जिसको हमने पढ़ा था पोटेंशियल ऑफ बैटरी, V या E बोल सकते हैं हम इसको, अक्रॉस एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। बोल रहे हैं किसी भी कंडक्टर में, लेकिन शर्त ये है फील्ड क्या हो रही हो? चेंज हो रही हो। जैसे अभी कहा कि एक कॉइल है और उसके बराबर में एक बार मैग्नेट था, नॉर्थ एंड साउथ, तो ये क्या निकालेगा? मैग्नेटिक लाइंस। अगर आप इन दोनों को रेस्ट में रखते हैं तो कांस्टेंट मैग्नेटिक लाइन इसमें से पास होंगी, कॉइल में से, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस मैग्नेट को मूव करवा दें, ठीक है, आप इसको हॉरिजॉन्टल मूव करवाएं, तो जब ये करीब आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, या मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीज हो जाएंगी। जब दूर जाएगा तो क्या कर जाएंगी? डिक्रीज कर जाएंगी। तो स्टूडेंट ये मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, फ्लक्स हमने पढ़ा है, फ्लक्स होता है B डेल्टा A cos थीटा। जब फ्लक्स चेंज होगा स्टूडेंट तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? चेंज कर जाएगी। और अ कंडक्टर रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, या कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करे? रोटेट। इससे भी स्टूडेंट यही होगा, जैसे एक कंडक्टर ये है आपके पास, इसको आपने यहां से पाइवोट कर दिया और ये मैग्नेटिक लाइन पास हो रही थी, इसको आपने रोटेट करवा दिया स्टूडेंट, जैसे इस तरह क्लॉक या एंटी क्लॉक। तो जब इसका फेस बिल्कुल सामने होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा लाइन के साथ, तो मैक्सिमम फ्लक्स जाएगा। और जैसे जैसे ये घूमेगा तो इसका फ्लक्स क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। तो ये बात कर रहे हैं। फिर स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैज मेनी एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी सच एज, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। इंडक्टर्स ये आगे पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर ये भी पढ़ेंगे, मोटर्स ये भी पढ़ेंगे, और जनरेटर ये भी पढ़ेंगे स्टूडेंट। इन सब के अंदर ये यूज किया जाता है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, एक एनिमेशन में आपको दिखाया गया है कि जैसे देखेंगे ये कॉइल है और ये एक मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से पास होती है स्टूडेंट्स? और से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को क्रॉस करती है। तो जैसे क्रॉस करती है तो इसके साथ एक गैल्वानोमीटर लगाया, गैल्वानोमीटर की निडल देखेंगे मूव कर रही है, तो ये मूव करने लग जाती है। इसका मतलब इसमें से करंट पास होता है। यही बात फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कही जा रही है। फर्स्ट लॉ यही बोल रहा है जो अभी पढ़ा हमने। क्या पढ़ा? कि व्हेन फ्लक्स passing through a coil is changed and EMF is induced। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस, मतलब अगर फ्लक्स चेंज होगा
तो क्या पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। द ईएमएफ लास्ट रहेगा सो लॉन्ग एज चेंज ऑफ फ्लक्स इज इन प्रोग्रेस। अगर चेंज ऑफ फ्लक्स होता रहेगा तो ये बाकी रहेगा ईएमएफ। अगर इसको कांस्टेंट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये खत्म हो जाएगा। एंड बिकम जीरो एज सून एज फ्लक्स थ्रू द कॉइल बिकम्स कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट कर दिया है, फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर ईएमएफ भी आपके पास नहीं होगा। तो वो जो पीछे हमने सारा पढ़ा, ये दो लॉ फ्राडे ने ही दिए थे। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि ईएमएफ पैदा होता है कॉइल के अंदर, ठीक है, और कब पैदा होता है, जब बोले व्हेन फ्लक्स पासिस थ्रू अ कॉइल इज चेंज्ड, जब ये चेंज हो जाए तो क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ। और जब तक ये चेंज होता रहेगा, दूसरे पॉइंट में बोल रहे हैं, तो तब तक ये आपका ईएमएफ रहेगा। और अगर ये कांस्टेंट हो गया तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड, सेकंड लॉ क्या बात कर रहा है, सेकंड लॉ ने जो बात की है स्टूडेंट, उसमें हम फॉर्मूला ही बना सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स नहीं है स्टूडेंट, ईएमएफ जो डिपेंड करेगा वो किस किस पे करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। डेल्टा फाई चेंज है, और रेट आपको पता है स्टूडेंट, जब हमें बताना हो किसी के रिस्पेक्ट से, तो यहाँ ये कहलाएगा चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कह रहे हैं कि जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उतना ही ज्यादा क्या पैदा होगा, ईएमएफ डायरेक्टली रिलेट करता है। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, ठीक है। अगर एक टर्न की कॉइल में सपोज कीजिए 0.1 एम्पेयर करंट पैदा हुआ, ठीक है, तो 2 एम्पेयर की 2 टर्न की कॉइल में कितना होगा स्टूडेंट, डबल हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल से भी क्या करेगा, डायरेक्टली रिलेट करेगा। इसको मैथमेटिकली स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं, ईएमएफ जो हमारे पास होता है, ई वो होता है एन माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, दोनों से क्या करता है, ये डायरेक्टली रिलेट करता है, ठीक। और ये आपका टोटल फ्लक्स भी कहलाता है एन डेल्टा फाई, या हम इसको बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। ये फ्लक्स लिंकेज स्टूडेंट दरअसल प्रोडक्ट है नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स पासिस थ्रू इन अ कॉइल। माइनस साइन शोज कर रहा है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, क्योंकि माइनस साइन पहले हमने डिस्कस नहीं की, तो ये माइनस साइन स्टूडेंट यहाँ शो क्या करता है, डायरेक्शन शो करता है किसकी, इंड्यूस ईएमएफ की, जो पैदा हो रही है। और ये इट विल बी एक्सप्लेन बाय लेंजिस लॉ, और ये एक्सप्लेन की जाती है स्टूडेंट किससे, लेंजिस लॉ से। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट वो यही होगा, लेंजिस लॉ का। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट यहीं तक रखिए, हम नेक्स्ट क्लास में लेंजिस लॉ को स्टडी करेंगे इंशाल्लाह।